जनाब अजहर सदीक साहब, आप ब्रेक में मुझे कुछ बड़े तारीखें बता रहे थे और बड़े जो ये अरबपति ख़ानदान है जो पूरे पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा दौलत है जिनके पास रिपोर्टेडली, उनकी असल हैसियत क्या थी? आप कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, मैं बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने रखनी है और वो बड़ा ज़रूरी है, ज़रा समझना है इन चीज़ों को। एक तो पहली बात है, एवनफील्ड का जब फैसला सुनाया गया, आपको याद है नवाज शरीफ तो पाकिस्तान नहीं थे। हाँ जी, नहीं याद है ना आपको? बिल्कुल। तो राना शमीम साहब यानी सोए हुए हैं, मेरा ख्याल है। ये तो नहीं कहता कि ड्रग्स तो लेते नहीं है वो हो सकता है टेस्ट उस भी कराने के लिए किसी स्टेज के ऊपर ताकि पता चल सके। तो ये भी ज़रा क्लैरिटी के साथ रख दें कि कौन सी बेल की बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब तो सज़ाएँ होने के बाद पाकिस्तान जब सज़ाएँ होगी और उसके बाद आए थे। फिर ये और दूसरी जज है हमारे यहाँ, जब सज़ा हो जाए ना, अपीलें जब सुननी हो, सस्पेंशन लगी हो, इसको साल लग जाते हैं। ये जो दिनों की बातें बता रहे हैं, मेरी भी ये समझ से बाहर है कि एक जज होके, आपका जज होके, वकील होके वो झूठ भी उतना बोले कि जो समझ आ सके। ये तो झूठ का बुलंदा है। मैं जो बात आपको बता रहा था ना, ये मैंने एक हाथ में जजमेंट पकड़ी है, नाज़रीन को भी दिखा देते हैं, करीब से तो शायद ना आ सके। ये 2016 PTT 296 यार परी ख़ानदान के बारे में जो कह रहे हैं ना, उनके पास मनी ट्रेल और ये बड़ा कुछ था। ये बड़ी मज़ेदार जजमेंट है। ये बुनियादी तौर पर मियाँ मोहम्मद शरीफ, नाम याद रखिए, मियाँ मोहम्मद शरीफ, ये नवाज शरीफ के वाले साहब जो है अरबपति जो हैं, वर्सेस इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल 6 जुलाई 2015 का है। इसका अगर पैरा नंबर, अगर आप आम आदमी के लिए समझने के लिए पैरा नंबर 5 पढ़ लें, ये है 1988 और 89 के फैसले हैं। इन्होंने आमदन डिक्लेयर की 9 करोड़ रुपया नहीं कह रहा, या 9 अरब नहीं कह रहा, 9,36,311 रुपये ये आमदन डिक्लेयर की। अच्छा, इस आमदन में कुछ चीज़ें और ऐड करके इसको 56 लाख, यानी टैक्स ऑफिसर ने इसको 56 लाख बना दिया। 56 लाख कह रहा हूँ, करोड़ नहीं कह रहा, औकात बता रहा हूँ कि ये जो बातें कर रहे थे ना अरबपति की। अच्छा, ये चैलेंज हुआ बहरहाल उनके दौर में नहीं, जब ये फैसला हुआ, फैसला आकर इनकी आमदन बरकरार रखेगी 9,36,311। एक मैं और आम आदमी के लिए बताता चलूँ, सरीना ईसा साहबा कहती थी कि मैंने ना एग्रीकल्चर इनकम है, इसमें एग्रीकल्चर इनकम 40,000 रुपये डिक्लेयर की हुई है मियाँ शरीफ साहब ने। तो क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने 40,000 रुपया एहसान करते आमदन डिक्लेयर भी कर दी गई। तो ये बुनियादी तौर पर जो बात कहने की, जो अरबों रुपए की बातें कह रही ना, ये जजमेंट रिकॉर्ड पे है। सब किया क्यों है ये बता दें। हाँ, ये क्या होगा इससे इन्हें जो लेना चाहते हैं ये देखे ना, बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ इतना से है कि किसी ना किसी तरह से वो जो डील बनाने की बातें हो रही है ना, कि डील हो गई है, ढील हो गई है, जो कुछ भी है, हालात और वाक़यात, चेन ऑफ इवेंट को जब आप मिलाकर देखें, जब इरफान खान साहब हमारे दोस्त हैं, जब लास्ट डेट पे हेयरिंग हुई तो केस तो वो भी नहीं ले सके, बातें बड़ी हुई, जनरल फैज साहब के वाले से बात, बड़े लोगों के वाले से बात हुई और कोर्ट में कोई एक चीज़ भी साबित नहीं कर सके। जैसे शौकत सिद्दीकी के बारे में बातें हुई, वो भी साबित नहीं कर सके। हर एक को पता है कि इरफान सिद्दीकी और शौकत सिद्दीकी का क्या ताल्लुक है, वो भी चीज़ साबित है। जितनी आज तक जो चीज़ें लेकर आए हैं ना, ये सारों को, मुझे तो अपना समी इब्राहिम साहब वो दिन भी याद है कि जब ये बशीर के पास अल अजीज़िया का केस चल रहा था, अशरफ साहब का अटॉर्नी जनरल में दोस्त है मेरा एक, उन्होंने मुझे बताया, कहने लगे अजहर यहाँ एक प्लानिंग हो रही है, एक जज लाया जा रहा है नैब कोर्ट में। अरशद मलिक की वीडियो उन लोगों के पास मौजूद थी, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ ताकि नाज़रीन को समझ आ सके इनकी प्लानिंग क्या थी। और अरशद मलिक साहब बाकायदा वहाँ जज तैनात हुए, केस चल रहा था बशीर साहब के पास, बशीर साहब से दरख्वास्त देकर केस ट्रांसफर कराया अरशद मलिक के पास। ये मैं एवरफील्ड के ये हकायक है ना, मैं चैलेंज करता हूँ कि इस चीज़ को सामने रखकर साबित करें। और अरशद मलिक साहब ने केस सुना इनका, और वो जो जाना चाहते थे, हाँ फ़ायदा उन्होंने दिया, अरशद मलिक इनको फ़ायदा क्या दिया, एवनफील्ड के अंदर 10 साल सज़ा हुई, इसमें 7 साल सज़ा दी और फ्लैगशिप में बरी कर दिया। यानी ये जो कहते हैं ना बैठ के, ये एक सवाल बड़ा वाज़ेह तौर पर है, और ये फ्लैगशिप का केस भी और अल अजीज़िया भी वहाँ पेंडिंग है, ये 7 साल सज़ा की हुई है। और एक चीज़ और मैं बताता चलूँ, हमारी सुप्रीम कोर्ट बार बड़ा, आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मैंने तो सपोर्ट किया सिमोन साहब को, उन्होंने आकर वो नाहली को लेकर ना कि जनाब ताम और नाहली नहीं होनी चाहिए, आर्टिकल 62(1)(f की आप कौम को ये भी समझ आए, 62(1)(f के अंदर लिमिट नहीं है, 63 में लिमिट्स दिए हुए हैं और इनकी नज़रसानी खारिज हो चुकी है। यानी कौम का चेन ऑफ इवेंट देखें आप, यानी वो भी खारिज हो चुकी है। और अल अजीज़िया में और एवनफील्ड में सेक्शन 15 के तहत 10-10 साल की नाहली अलहदा मौजूद है, यानी वो नाहलियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो कौम को जितना मर्जी गुमराह कौम इसमें मत रहे कि यहाँ जो बातें की जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट में उनको लाने की कोशिश की जा रही है, सब नजर किसी तरह को, लेकिन हालात उनके सामने हर्डल्स बहुत हैं, कोशिश की जा रही है सिस्टम में आते हैं या नहीं आते। लोग इतने
जवाब ये दिस इज़ द पॉइंट जो मैं चाहता हूँ कि जिस पर आप बात करें। माफियाज जो हैं इस मुल्क में, जो ख़ानदान हुक्मरानी करते रहे हैं, वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। हर जगह पर जजेस उनके अपने हैं, हर जगह पर ब्यूरोक्रेट्स उनके अपने हैं, एस्टेब्लिशमेंट में उनके अपने रूट्स हैं, लोगों को वो मीडिया हाउसेस में अपनी उनकी चीज़ें हैं सारी। अभी देखें किस तरीके से प्लान करके कैसे एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई। अब इमरान खान साहब पर इसमें कोई शक नहीं, उनकी गवर्नेंस और बहुत सारे इतराज़ हैं, लेकिन एक बात तो खान ठीक कहता है कि ये जो इतनी बड़ी माफिया है, अकेला जबकि पार्लियामेंट में पूरी अक्सरियत भी ना हो, कैसे लड़ सकता है इनके खिलाफ? मुझे ये बात बताएं आप। तो फिर इमरान खान को नहीं चाहिए था ना कि वो इस तरह की पार्टी बनाते। नहीं चले, उनको तो नहीं चाहिए था, लेकिन असल इशू इमरान खान तो नहीं है ना, असल इशू तो ये माफिया है। नहीं तो आपने चूंकि उन पे खत्म किया है तो उनके तो मैं बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, उसकी अपनी वजह हो वो आपकी। लेकिन हम उस पर आ जाते हैं। आप जो कह रहे हैं, देखिए मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप अवाम की तरफ से पूछे ना, मुझसे, मैं अवाम से मिलता हूँ, अवाम पता क्या समझती है इस वक्त जो भी हो चुका है। मीडिया भी ने भी इसमें अपना पार्ट प्ले किया है, जर्नलिस्ट ने भी किया है, वकला ने भी किया है, जुडिशरी ने भी किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने भी किया है, सब ने किया है, वो मुकन्ना ने भी किया है, और साथ आपका वो जो इंतज़ामिया है उसने भी किया है। इसमें हो ये चुका है अब फैसला कि नवाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी और उनकी जो फैमिलीज़ हैं ये करप्ट हैं। अब ये अवाम ने ना ये फैसला कर लिया हुआ है। दूसरा अवाम ने फैसला नया कर लिया है कि इमरान खान झूठे हैं और धोखेबाज हैं, उन्होंने हुकूमत इस तरह ली है। अब असल मसला ये रहा ही नहीं है। अब असल मसला ये कि क्या लोग महंगाई से जो तंग हैं, गुर्बत से जो तंग हैं, और जो बेरोज़गारी से तंग है, और जो परेशानी है उनके घरों के अंदर जो वो रोज़ देखते हैं और उसका कोई उनको कोई हल नज़र नहीं आता, क्या वो इनमें से कोई दे सकता है? तो अब हो क्या रहा है? अब अवाम जो है ना ये कह रही है, जैसे एक दोनों में ट्रंप ने टैक्स एवेजन की थी तो अमेरिका के लोगों ने फिर भी उसको लेट कर लिया था। उसने तो $1 बिलियन से ज़्यादा टैक्स एवेजन की हुई थी, और वो साफ जाहिर था मेयर से मिलके की थी, न्यूयॉर्क के मेयर से। ये इस हद तक उसने सिस्टम को मैनिपुलेट किया था। पूरे अमेरिका को पता था, अमेरिका एक कॉन्शियस सोसाइटी है हमसे बहुत ज़्यादा, जो कम से कम पोलिटिकली कॉन्शियस है। उन्होंने उसको फिर भी इलेक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि लोग अपनी ज़रूरत पे इलेक्ट करते हैं, लोगों को, लोग अपनी नीड्स पे इलेक्ट करते हैं, लोग अपने देखते हैं कि हमारे लिए फ़ायदा मंद कौन है। तो अब ये सूरत हाल ये है, मज़ाक़ा खेज़ सूरत हाल ये है कि जो हाल है पाकिस्तान का इस वक्त मईशत का, तो लोग अब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी शायद दोबारा इलेक्ट करने पे राज़ी हो रहे हैं, इसके बावजूद कि वो कहते हैं कि ठीक है जी करप्ट होंगे। अब ये जो सिचुएशन है ना, इसमें मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट, मैं फिर कह रहा हूँ, इस्टेब्लिशमेंट का भी डेफिनेटली इस वक्त जो झुकाव है वो दोनों तरफ है। वो दोनों तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ किसको बारी दी जाए, और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ बारी लेने को तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ इमरान खान भी सिर्फ अपनी अना पे डटे हुए हैं, उनकी पार्टी भी जो है उसके हाथ से गेम निकल चुकी हुई है। तो इस पाकिस्तान में मैं जो समझता हूँ, देखिए समी साहब, हमने तो प्रोग्राम करके चले जाना है, लेकिन लोगों के घर में रोटी नहीं है इस वक्त। लोग जो है वो बिल नहीं दे पा रहे, लोग जो है उनके घर में इलाज नहीं है, वो अस्पतालों में जाके मर रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन देखी जाए तो पाकिस्तान तो खाना जंगी की तरफ जा सकता है, पाकिस्तान में तो इंतशार फैल सकता है, इसको हम इनारकी कहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसमें ये जो हमारे जो मामला था, इसमें साफ होना चाहिए कि ये अगर लोग वापस आते हैं तो ये पैसे वापस लेके आएँ, जो कि इमरान खान कहते थे कि वापस लेके आएंगे, तो वापस लेके आए पैसे। तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को हम जैसे लोग कहेंगे, जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलिजेंसिया है, सियासी पार्टीज बना के बैठे हैं, कि जनाब फिर ये लेजिटिमेट बनती है डिमांड के इनको दोबारा लाया जाए। अदरवाइज अवाम ने इनको हो सकता है वोट दे दे, क्योंकि अवाम को तो मैंने आपको कहा उसका मसला महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है। ठीक हो गया, उनको लगता है ये नहीं तो कोई और दे देगा। इंपॉर्टेंट आपने बात कही कि पैसे वापस आने चाहिए। पैसे अगर लूटे हुए आए तो बहुत सारे जो गरीब लोगों के मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेता हूँ, वापस आते हैं तो असलम गिल साहब से ये सवाल करते हैं कि आप पार्टी को तो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किन बुनियादों पर? नून लीग इतनी बड़ी, आप देखें वो जो एक ऐसा उन्होंने मुनज़्ज़म अंदाज में पूरी अदलिया, पूरे सिस्टम को वो चैलेंज कर रहे हैं, और वज़ीर आज़म साहब ये कहते हैं कि ये माफिया के खिलाफ लड़ना कोई इतना आसान काम नहीं है। वर्कर जो है, अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से हाथ मिलाती है तो जो वर्कर्स हैं पीपल्स पार्टी के, वो क्या सोचते हैं? आप कैसे पार्टी को रिवाइव करेंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।